3 दिन से पीटीआई काजी फायद ईसा के खिलाफ मुहिम चला रही थी। एक तो काजी फायद ईसा ने कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया, पीटीआई के ट्विटर हैंडल से चल रही थी। अगर साकिब निसार का बेटा भी टिकट बेच के बच जाए या साकिब निसार साहब भी बच जाए, तो हमें उस पर कोई इतराज तो नहीं है। शेर अफजल मरवत के भाई को गंडापुर ने अपनी काबीना से निकाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार राज और हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक-ठाक हैं? मैं ठीक-ठाक हूँ, लेकिन एक दिन लगता है मुल्क के हालात ठीक हो जाएँगे, अगले दिन लगता है कि मुल्क के हालात फिर से ख़राब हो गए हैं। सर, बात करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार को लेकर। आजकल वो काफ़ी ज़्यादा सुर्ख़ियों में पाए जाते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि हम आपको पता लग जाएगा कि जब हम ऑर्डर पास करेंगे, फिर आपकी दरख्वास्त पहले से ख़ारिज कर दी जा चुकी है, क्यों ना हम डीजीपीआई को नोटिस कर देते हैं। क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है? ये क्या नोटिस करने की बात कर रही है? दरख्वास्त ख़ारिज करने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? लेकिन आईबी ने दरखास्त की थी कि बाबर सत्तार साहब ये ऑडियो लीक्स वाला केस ना सुने। इससे पहले पेमरा ने भी दरखास्त की, एफआईए ने भी ऐसी दरखास्त की, पीटीए ने भी ऐसी दरखास्त की। सारे हुकूमती इदारों ने बाबर सत्तार साहब से दस्तबदस्ता दरखास्त की कि वो ऑडियो लीक्स वाला केस ना सुने। लेकिन बाबर सत्तार साहब बज़िद हैं कि नहीं, मैंने ज़रूर सुनना है। अब उनका क्या इंटरेस्ट है ये केस सुनने में और वो क्यों बज़िद हैं ये केस सुनने में, ये मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने पहले पेमरा को, पीटीए को और एफआईए को 5-5 लाख रुपए जुर्माना किया कि आपने ये दरखास्त क्यों दायर की है कि मैं ये केस ना सुनूँ। वो आज उन्होंने आईबी ने भी दरखास्त दायर की, तो आज उन्होंने आईबी की दरखास्त मुस्तरद करके डीजी आईबी को मेरे ख़्याल में तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है कि आप जवाब दें कि आपने ये दरखास्त दायर करके तो इस अदालत की तौहीन क्यों की है। पहले ही ऐसी तौहीन अदालत की उन्होंने जो है वो धमकी डीजीएफआईए को भी दी कि हम आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अब सूरत-ए-हाल ये है कि अदालतों में जजेस के को ये दरख्वास्त करना है कि आप मेरा केस ना सुने, ये एक मामूल का मामला है। मतलब नीचे अक्सर लोग कोई क्लाइंट जज को कह देता है कि आप ये केस ना सुने, तो जजेस रिक्यूज़ कर देते हैं और फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं कि आप किसी और को ये मार्क कर दें। और ये मामूल की कार्रवाई है, ये कोई इतना ईगो का और ये कोई तौहीन अदालत का मामला नहीं है। अगर जज पर अदम एतमाद कोई पार्टी कर देती है तो भेज देता है। लेकिन ये उमरता बंदयाल साहब ने ये रस्म शुरू की थी और उन्होंने कहा था जब वो हम ख़्याल बेंच की बहुत लड़ाई शुरू हुई और कहा गया कि ये एक हम ख़्याल बेंच ही सारे मुकदमे सुन रहा है। जब इस मुल्क में हम ख़्याल बेंच का राज चल रहा था, तो जब कहा जाता था तो वो आगे से कहते थे नहीं हम ही सुनेंगे, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम ना सुने। उन्हें कहा जाता था सुप्रीम कोर्ट में और बहुत से जज हैं, आप उनको भेज दें, नहीं, हम ही सुनेंगे। वो मखसूस 4-5 जज थे जो सारे 100 मुकदमे सुन गए। एक ही बेंच ने 100 मुकदमे सुन लिए। अब सूरत-ए-हाल ये है कि उसके बाद ये रिवाज पड़ गया कि जज आगे से कहते हैं कि हम क्यों बदलें, हम ही सुनेंगे। ठीक है, आप सुन लें, नहीं अब आप इस बारे में मेरा ख़्याल है सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह हदायत दे देनी चाहिए कि जज पर अदम एतमाद करने का जो क्लाइंट का राइट है, वो ख़त्म कर दिया जाता है। ऐलान कर देना कि ये राइट आज इसके बाद पाकिस्तान के किसी क्लाइंट को हासिल नहीं होगा, मुद्दई को भी और मुल्ज़िम को भी, कि वो ये कह सके कि जज मेरा मुकदमा ना सुने। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये हक आप जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में इस्तेमाल कर लें, ये हक आप काज़ी फ़ायज़ ईसा के लिए इस्तेमाल कर लें, ये हक मुल्क के तमाम हाई कोर्ट्स में मुतअद्दिद जजों के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन बाबर सत्तार साहब की दफ़ा ये हक इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को तो दरख़्वास्त दे सकते हैं कि आप मेरा मुकदमा ना सुनें, आप बलूचिस्तान में दे सकते हैं, आप सिंध में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बाबर सत्तार के बारे में ये दरख़्वास्त देंगे, तो फिर तौहीन अदालत होगी। और फिर आपको 5-5 लाख जुर्माना भी होगा और आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी होगा। किसी हाई कोर्ट के जज ने इस दरखास्त पर आज तक कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई की है, रूटीन की दरखास्त है, जनाब अली मेरा मुकदमा आप ना सुने, कोई और जज सुन ले। जनाब अली ये चाहते हैं कि मैं ये मुकदमा ज़रूर सुनूँ, लिहाज़ा जनाब अली दरखास्त खारिज कर।
कहीं नहीं, मैं आपका मुकदमा ज़रूर सुनूँगा। ये जो इसमें जो तौहीन अदालत और 5-5 लाख जुर्माने की शक्ल निकाली है बाबर सत्तार साहब ने, अगर ये ठीक है, तो फिर मेरी दरख़्वास्त है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कि आपकी अदालत में जो इमरान खान ने दरख़्वास्तें दायर की हैं और बुशरा बीबी ने कि आप मेरा मुकदमा ना सुनें, आप भी इमरान खान और बुशरा बीबी को तौहीन अदालत की दरख़्वास्त दे दें, का नोटिस दे दें और आप 5-5 लाख नहीं 50-50 लाख रुपए जुर्माना कर दें, क्योंकि वो तो फिर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, उस पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, वो उस पे तो ज़्यादा सवाल होना चाहिए। वो फर्स्ट लेडी रही है, ये मामूली सरकारी मुलाज़मीन को अगर 5 लाख जुर्माना है, तो जो वज़ीर-ए-आज़म रहा है, उसे तो 50 लाख जुर्माना होना चाहिए। फिर तो मेरा मतलब है कि आप काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में भी जब कहा जाता है कि आप हमारा मुकदमा ना सुने, उनको चाहिए करोड़ रुपया जुर्माना करके तौहीन अदालत में साथ ही अंदर कर दें और कोई अपील भी ना लगने दें। जैसे बाबर सत्तार साहब कहते हैं ना, मैंने खारिज कर दी, दलाइल भी नहीं सुनते। जिन्होंने दरख़्वास्त दी है उनके दलाइल भी नहीं सुनते और बगैर दलाइल सुने खारिज करके कहते हैं 5 लाख जुर्माना, तौहीन अदालत, फट तो इसलिए मेरे ख़्याल में बाबर सत्तार साहब आप केस ज़रूर सुनें। आपका हक है केस सुनना। इस मुल्क के आइन और कानून ने ये गुंजाइश पैदा की है कि अगर आपको जज पर एतराज़ भी हो और जज बज़िद हो जाए केस सुनने पे, तो इस मुल्क का आइन और कानून आपको नहीं रोकता। आप बज़िद होकर केस सुनें, लाज़मी सुनें। लेकिन ये जो आपने नई एक एक कानून निकाला है ना कि साथ तौहीन अदालत भी जो लगाऊँगा, साथ 5-5 लाख जुर्माना करूँगा, इसकी कोई और मिसाल हमें बता दें। हज़ारों लाखों दरख़्वास्तें जजेस को दरख़्वास्त दी जाती हैं कि आप हमारा केस ना सुनें, ट्रायल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में रोज़ाना। उनमें से ज़्यादातर जजेस रिक्यूज़ कर जाते हैं, कुछ नहीं रिक्यूज़ करते हैं। लेकिन किसी ने आगे से तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया, 5 लाख जुर्माना नहीं किया, ये आपने ही शुरू कर दिया है। आप कोई अपने मुल्क के नया आइन और कानून लेके आए हैं, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप जज बन गए हैं, आपके पास बेपनाह इख्तियारात हैं, लेकिन इख्तियारात सँभल कर इस्तेमाल करने होते हैं। मेरा मतलब है आप तो मेरा मतलब है कि वो तलवार लेके चल पड़े हैं, जिद्दी गर्दन आए, वड्डी जाओ, वड्डी जाओ, वड्डी जाओ, तो ये कोई जायज़ नहीं है। अब आप देखिए ना 3 दिन से पीटीआई काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ मुहिम चला रही थी। एक तो काज़ी फ़ायज़ ईसा ने कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया, पीटीआई के ट्विटर हैंडल से चल रही थी। और बल्कि आज जो मखसूस नशिस्तों का बेंच से भी काज़ी फ़ायज़ ईसा खुद नहीं आए उसमें। उन्होंने कहा चलो मैं पीटीआई का केस नहीं सुन मेरे ख़्याल में कोई मैग्नानिमिटी दिखानी चाहिए, कोई वसीउल क़ल्बी होनी चाहिए, कोई बर्दाश्त होनी चाहिए, कोई टॉलरेंस होनी चाहिए। कोई मेरा मतलब है कि आप ठीक है, साकिब निसार के बेटे ने टिकटों के पैसे ले लिए हैं, ना होने दें, कोई बात नहीं। इस मुल्क में इतने जराइम हैं जिनमें लोगों को सज़ा नहीं मिलती, साकिब निसार के बेटे को नहीं मिलेगी, तो कौन-सा तूफ़ान आ जाएगा? इतने और लोग बच गए हैं इस अदलिया की वज़ह से। अगर साकिब निसार का बेटा भी टिकट बेच के बच जाए या साकिब निसार साहब भी बच जाएँ, तो हमें उस पे कोई इतराज़ तो नहीं है, कोई इतराज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। आप ताहयात स्टे कायम रखें। बल्कि लिख कर चले जाएँ कि मेरे रिटायर होने के बाद भी ये स्टे कायम रहेगा, मेरे मर जाने के बाद भी ये स्टे कायम रहेगा और दुनिया की कोई ताकत इस स्टे को ख़ारिज नहीं कर सकती और साकिब निसार और उनके बेटे को क का स्टे जो है, ये ताहयात लेकिन आप सरकारी अफ़सरों की नौकरियाँ ख़राब कर रहे हैं, उनको तौहीन अदालत के नोटिस दे रहे हैं। भाई उन बेचारों ने क्या किया है? टिकट तो साकिब निसार के बेटे ने बेची है, कसूर गुस्सा उन पे निकाली जा रहे हैं आप। तो आप बेशक ऑडियो लीक्स में आप ना होने दें इंक्वायरी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे आपका तो कोई नुकसान नहीं है। और अगर ठीक है आईएसआई उसमें इंक्वायरी चाहती है, आईबी उसमें इंक्वायरी चाहती है या रियासत चाहती है कि उस केस को की इंक्वायरी होनी चाहिए और बाबर सत्तार साहब चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए और रियासत को क्या हक है कि वो सियासी टिकटों की खरीदो-फ़रोख्त की पहले टेपें रिकॉर्ड करे, फिर उनकी तहकीकात पे ज़ोर डाले। ये रियासत को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक साबिक चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने सादिक और अमीन का लेटर दिया था इमरान खान को, वो इमरान खान की जमात से अब उसके एवज़ टिकटें टिकटें ले रहे हैं और टिकटों की खरीदो-फ़रोख्त जा रहे हैं। ये पता लगाना रियासत का काम नहीं था और मैं समझता हूँ जिस भी रियासती इदारे ने ये स्कैंडल अनर्थ किया है और ये टेप निकाली है, उसने जुर्म किया है कि एक चीफ जस्टिस जिसने एक वज़ीर-ए-आज़म के एक बंदे के वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार की, ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ खरीद-फरोख्त की थी। जिस भी एजेंसी ने ये टेप की है, फांसी लगा देनी चाहिए उसको कि उसने इस मुल्क में करप्शन का स्कैंडल अनर्थ किया है। उसको कहाँ से ये हक हासिल हुआ कि वो करे? लेकिन मैं मतलब बाबर सितार साहब आप जज हैं, आपको अल्लाह ने ये मर्तबा दिया है।
बाकी उनकी मर्जी है, वो कल चाहे तो वज़ीर-ए-आज़म को भी तौहीन अदालत में सज़ा दे दें कि ये ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड हुई हैं और वज़ीर-ए-आज़म ज़िम्मेदार है, लिहाज़ा वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा दे दी जाए। अच्छा, मज़े की बात है, डीजीआईबी को मैंने पहले भी कहा है, डीजीआईबी को भी सज़ा दे दें, पेमरा को भी सज़ा दे दें, डीजीएफआईए को भी सज़ा दे दें, पीटीए को भी सज़ा दे दें। आईएसआई को कुछ नहीं कहना, एमआई को कुछ नहीं कहना, उन्हें तकना भी नहीं। उनको पता है कि उनको डीजी आईएसआई को करे ना ज़रा तौहीन अदालत का नोटिस। उसको बुलाएँ ना कि ये टेपें कैसे हुई हैं, डीजीएमआई को बुलाएँ। आप बुलाएँ, जीएचक्यू को नोटिस जारी करें, आर्मी चीफ को बुलाएँ कि ये टेपें कैसे हुई हैं। ये बेचारे ग्रेड 20-21 के अफ़सरान हैं, जिनको सिविल अफ़सरान हैं, जिन पर आप अपना गुस्सा निकाल कर और खुद को का माचो इमेज बनाने की कोशिश करते हैं और आप समझते हैं कि आपको अदलिया का सुल्तान रही मान लिया जाएगा, तो नहीं। ये वैसे ही है जैसे इमरान खान का आर्टिकल है कि आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, और चारों तरफ सिर पे बाल्टियाँ रख के वो अदालत में आते थे कि मौत का खौफ था उन्हें। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे सीएम केपी के मुआविन ख़ुसूसी बराए साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद लतीफ़ को लेकर, तो उनके इस्तीफे की जो कॉपी है वो सामने आ गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये उन्होंने तो अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश की है ना, ये कह कर के मेरे भाई को चूँकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगा दिया है, तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। भई अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया होता तो उन्हें डीनोटिफ़ाई तो ना किया जाता। सीएम ये लेटर जारी कर देता कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है, जो कि एक बाइज़्ज़त रास्ता था। डीनोटिफ़ाई करने का मतलब है आपने टर्मिनेट किया है, सैक किया है। इसका मतलब है कि उनको निकाला गया है ठुड्डे मार के। तो ऐवें इज़्ज़त बचाने की ज़रूरत नहीं है। शेर अफ़ज़ल मरवत के भाई को गंडापुर ने अपनी काबीना से निकाल दिया है। अभी शेर अफ़ज़ल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो बने नहीं है। बनने के इम्कानात भी कुछ कम नज़र आ रहे हैं। तो लिहाज़ा मेरा मतलब है कि ये उमर अयूब साहब कायदे बेख्तिलाफ़ बन गए हैं। उनके भाई को कैबिनेट से निकाल दिया है। ये आप बताएँ, असद कैसर साहब के भाई को निकाल दिया है। मतलब सारों के भाई केपी की कैबिनेट में हैं, अकेला शेर अब्दुल मरवत का भाई था। ये जितने ऊपर हैं सबके भाई नीचे केपी में उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, सबके भाइयों को एक-एक खानदान में एक-एक मिनिस्ट्रियाँ रेवड़ियों की तरह बाँटी नहीं गई। वैसे आप नून लीग पर जितना मर्ज़ी वो कर लें एतराज़, लेकिन यहाँ भी तो केपी में भी तो वज़ारतें रेवड़ियों की तरह खानदानों में ही बाँटी गई हैं ना। अगर आपको वैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी को बुरी लगती है, तो केपी में क्या हुआ है? बाकी ये खबर पुरानी आई थी कि गंडापुर साहब जब कब मिले हैं इमरान खान को, उन्होंने काबीना की शिकायत लगाई है और वो बहुत सारे लोग चेंज करना चाहते हैं। कुछ पीटीआई के सीनियर झगड़ा, मुश्ताक गनी और लोग जो हैं वो कैबिनेट में आना चाहते हैं। वो इन जूनियर्स को निकालना चाहते हैं। तो एक मेरा मतलब है कि वहाँ जूतियों में दाल बट रही है केपी में काबीना के हवाले से। आपको और भी इस हवाले से खबरें मिलती रही। सर आगे बढ़ेंगे और पंजाब से रिलेटेड खबर शामिल करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया है। इससे क्या उनकी पंजाब में सियासत मजबूत होगी पीपल्स पार्टी की? क्या देख रहे हैं आप? इस बंदे को जानता ही कोई नहीं। जिस बंदे को मेरा मतलब है कि हमने कभी नाम ही नहीं सुना। जो एक खामोश सिपाही है उनका, जिसका इलेक्शन में कोई नहीं कहे हम सुना। इससे बेहतर तो कायरा साहब को लगा लेते, नदीम अफ़ज़ल चांद को लगा लेते, जिन लोगों ने पंजाब में पीपल्स पार्टी का परचम बुलंद किया हुआ है और वो पीपल्स पार्टी की पहचान है, चौधरी मंजूर, जिन्होंने इलेक्शन में मेरा मतलब है कुछ ना कुछ पीटीआई पीपल पार्टी के जलसे भी कराए बिलावल के। ये सलीम हैदर साहब ने क्या किया पूरे इलेक्शन में? मुझे तो समझ नहीं आई। मेरा मतलब है इनका इलेक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन था पीपल्स पार्टी के लिए? इनके बनने से पीपल पार्टी को क्या हासिल हो जाएगा पंजाब में? पता नहीं कौन-सी पर्ची आई है और कहाँ से इलेक्ट हुए हैं, मैं तो इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इट्स अ वेरी बैड चॉइस। इससे बेहतर था वो कायरा साहब को बनाते, नदीम अफ़ज़ल चांद को बनाते, चौधरी मंजूर को बनाते, फैसल मीर को बनाते, चलें जी मखदूम अहमद महमूद को बनाते, कम से कम रहीम यार खां की सीटें तो जीत के देता है ना। कुछ लोग जो पीपल्स पार्टी की पंजाब में पहचान बन गए हैं, जो पीपल्स पार्टी को जिन्होंने पंजाब में ज़िंदा रखा हुआ है, आप उनको बनाते कि जो खुद एक मुर्दा घोड़ा है और उसका भी और वो पीपल्स पार्टी के सियासत को ज़िंदा कैसे करेगा? तो लिहाज़ा मुझे नहीं समझ आई ये पर्ची कहाँ से आई है। और 2008 से 13 में वो एक दफ़ा जीते थे, फिर 13 से 18 भी और 18 से 23 भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, कभी हमने उनको देखा नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं। तो लिहाज़ा इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इट्स नॉट अ गुड चॉइस, बाकी उनकी मर्ज़ी है।
सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ है जो कि मौखर हो गया है। हुकूमत की जानिब से कहा है कि वो आर्टिकल 175 ए में 175 ए में तरमीम कर रहे हैं। ये कौन सी ऐसी तरमीम है? अंदर की बात क्या है? ये मामला क्या है? देखिए, जुडिशल कमीशन जो है वो जजेस की तकर्री करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में। और इसमें हुकूमत के भी मेंबर होते हैं, अदलिया के भी मेंबरान होते हैं। तो आज जुडिशल कमीशन का इजलास था, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सीटें खाली हैं, हाई कोर्ट्स में खाली हैं। पिछले दिनों ये बड़ा एतराज़ भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें खाली हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में तो आज हुकूमत ने ये इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की और फिर इत्तेफाक की राय से ये हुकूमत 170 आर्टिकल 175 में कुछ तरमीम करना चाह रही है और उन्होंने कहा है कि वो आर्टिकल 175 ए में कुछ तरमीम कर रहे हैं, जो जुडिशल कमीशन की हैयत के बारे में है। मेरे ख़्याल में जजेस की तैनाती और तकर्री के हवाले से जैसे हुकूमत पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेके आई है, जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को बेंच बनाने के हवाले से कंट्रोल किया गया है। इसी तरह मेरा ख़्याल है अब जजेस की तैनाती के हवाले से भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। आप देखें ना उमर अता बंदयाल साहब के दौर में जूनियर जजेस को प्रमोट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और सीनियर जजेस को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन का कोई बाकायदा तरीक़ाकार नहीं है। चीफ जस्टिस बाजू मरोड़ता है हुकूमत का कहता है मेरे पास आपके ये केसेज़ हैं, अगर मेरे बंदों के हक में वोट नहीं डालेंगे, तो मैं आपके खिलाफ ये फैसले दे दूँगा। मजबूर हुकूमत का अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो है, वो चीफ जस्टिस जिनको चाहता है उनके हक में वोट डाल देता है, एक आधा वोट वो सुप्रीम कोर्ट से इकट्ठा करता है। अब आप देखें ना उमर अता बंदयाल साहब ने जब पहले जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जिसमें जूनियर जजेस को प्रमोट करना चाहते थे, तो हुकूमत ने खिलाफ वोट डाला। अगली दफ़ा उन्होंने दोबारा इजलास कुछ दिन बाद बुलाया 2-4 नोटिस देकर तो वही हुकूमत भीगी बिल्ली की तरह हक में वोट डालने पर मजबूर हो गई। पता लगा बीच में बाजवा साहब डल गए, सारे डल गए। तो चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं, ये मौजूदा जुडिशल कमीशन में अपनी मर्ज़ी के जो जजेस हैं, उनको प्रमोट कराने के लिए का इख्तियार रखते हैं और इसमें कोई ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ आर्टिकल 175 ए में तरमीम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन का कोई बाकायदा ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए, जज कैसे ऊपर प्रमोट होगा, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। ये चीफ जस्टिस की मर्ज़ी नहीं होनी चाहिए कि हम ख़याल जज प्रमोट कर ले और सुप्रीम कोर्ट में अपनी लॉबी रख ले। मैं समझता हूँ ठीक बात है, हुकूमत को तरमीम करने का भी मौका मिलना चाहिए, वो तरमीम बाद में सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा लेना चाहता है, वो भी ठीक है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये तरमीम होनी चाहिए क्योंकि माज़ी में चीफ जस्टिस साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के अपने इख्तियार को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।